Jasmeet Singh Sandhu has achieved third rank in Civil Services Exam 2015 in his fourth attempt. He is an engineer from IIT Roorkee and is presently working as an IRS probational officer. Jasmeet's father JS Sandhu is an officer in the Agriculture Ministry and his mother Surinder Sandhu is a homemaker. He gave credit for his success to his family, friends and teachers. He underlined some indispensable points for the IAS exam preparation in talks with JharkhandJosh.com. What do you think about the change pattern of the IAS mains exam? I think the change is a good change because उसमें एक analytical component अब introduce कर दिया गया है और factual component को कम कर दिया गया है. Also rote memorization की जगह अब आपको थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल भी पेश करना होगा बिकॉज क्वेश्चन आपको किसी रटे रटाए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेंगे, आपको किसी न्यूज़पेपर से नहीं मिलेंगे, किसी करंट अफेयर्स की वेबसाइट से नहीं मिलेंगे. आपको बस वो चीज़ पढ़ के, वो एक बेसिक मटेरियल पढ़ के आपको खुद का एनालिसिस पेश करना होगा ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. तो एक अच्छा चेंज है मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में ये. When did you start the preparations for IAS mains exam? IAS मेंस की प्रिपरेशन तो मेरी खैर 2011 से ही चल रही है बिकॉज तभी मैंने तैयारी शुरू की थी. क्योंकि प्री और मेंस का मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही की थी, तो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने मेंस का अलग किया या प्री में अलग किया. बट मेंस की तैयारी के लिए मैं एक चीज़ बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा. आप अपनी फुल तैयारी कीजिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़िए, स्टैंडर्ड किताबें पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए. बट इस एग्ज़ाम में आपको आंसर लिख के नंबर लाने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गैप की तरह एक ओरिएंटेशन निकल के आ रही है. बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते बहुत हैं पर आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. तो मैं इस माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि आप आंसर लिखने की ओर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप पढ़ने की ओर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त. How did you prepare the compulsory language paper? कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर मेरा तो पंजाबी का ही था, तो ईजियर था मेरे लिए बिकॉज हमारा पुराना कनेक्शन है, प्लस मेरा तो ऑप्शनल पंजाबी लिटरेचर था. बट मैं ज़रूर उन बच्चों के लिए कहूँगा जिनकी वो लैंग्वेज पेपर ऑप्शनल के पार्ट में नहीं आता है, वो ज़रूर 1-2 महीना मेन से पहले ज़रूर थोड़ा आधा घंटा देना ज़रूर शुरू करें एग्ज़ाम में. थोड़ा लिखना ज़रूर शुरू करिएगा अपनी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो. थोड़ा सा उसको लिखना शुरू करिए. अदरवाइज़ एग्ज़ाम में एकदम से जाके लिखना आपको थोड़ा सा भारी होगा और खुदा न खास्ता आपको वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए मेन से पहले इसके. What was your optional subject in the IAS mains exam? IAS मेंस में मैंने 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं. द फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी रहा है और उन्हीं सब्जेक्ट से मैंने तैयारी की है. बट मेरे मार्क्स उनमें कम थे और मैं उन्हों प्रॉपरली कवर अप नहीं कर पाया. तो 2014 और 15 वाले जो अटैम्प्ट्स मैंने दिए थे उसमें मैंने पंजाबी लिटरेचर एज एन ऑप्शन रख लिया था. और लिटरेचर का ऑप्शन रखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि सब मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल था. मैंने घर से ही तैयारी की थी, प्लस अपनापन भी महसूस होता है सब्जेक्ट से और ईजियरली मतलब आसानी से मैंने इसे हैंडल कर लिया सब्जेक्ट को. और ये भी कहूँगा कि ऑप्शनल चेंज करने के बावजूद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी की नॉलेज ने मुझे बहुत हेल्प किया है जीएस के आंसर्स लिखने के लिए. Do you think that the educational background of candidates has a direct relation in choosing the subject in the IAS mains exam? एजुकेशनल बैकग्राउंड डेफिनेटली ऑप्शनल सब्जेक्ट को डू इन्फ्लुएंस करेगा बिकॉज हमारे इंटरेस्ट वहीं से स्टार्ट होते हैं. बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका कोई सा भी बैकग्राउंड रहा हो, आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका सब्जेक्ट स्कोरिंग है और आप ये भी चेक करें कि आप अपने पास्ट ईयर्स पेपर्स को हैंडल कर सकते हैं. इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्रीज़ में की हुई है या इकॉनमी में की हुई है या किसी और सब्जेक्ट में की हुई है, आप ज़रूर एक बार पास्ट ईयर्स के पेपर ज़रूर देखना ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपकी ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है और आईएएस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है. यही आपको हेल्प करेगी एक बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए. What was your strategy for Punjabi literature? पंजाबी लिटरेचर के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है कि हमेशा मैंने कोशिश की है कि जितना भी टेक्स्ट है हमारा, जिसमें हमारा कोटेशंस वगैरह मेमोराइज़ करनी होती है, तो मैंने उसे एज अ जैसे सुबह उठ के मतलब हम लोग भजन सुनते हैं वैसे ही उसे सुना है मैंने और उसको हमेशा याद करने की कोशिश की है. साथ के साथ उन भजन के साथ साथ एक तो रिलीजियस पर्पस तो सॉल्व होता ही था, सेकेंडली एग्ज़ाम पर्पस के लिए वो बहुत बेनिफिशियल था बिकॉज सुबह 7 से 9 भजन सुनने में मेरा एक सेक्शन एक पेपर तैयार हो जाता था बिकॉज वही हमारा टेक्स्ट होता था. बट स्ट्रैटेजी यही रहेगी उसमें भी कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, पहले उसको समझ लीजिए, समझने के बाद मीनिंग समझ आ जाए उस चीज़ को याद कर लीजिए ताकि आप उस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ कि आपने इस सब्जेक्ट में थोड़ी महारत हासिल कर ली है.
What strategy should one adopt for IAS Main General Studies Paper 1? पेपर वन के लिए जहाँ पे आपके पास हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है और वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है, आई वुड से कि आप खुद ही तैयारी करिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप अपने नोट्स खुद ही बनाइए इस सब्जेक्ट्स में और ये चेक ज़रूर करिए कि पास्ट ईयर पेपर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं और ख़ुद आंसर्स फ्रेम करना शुरू करें ताकि आपको रियलाइज़ हो कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसमें एक गैप कितना है और उसे कैसे ब्रिज किया जा सकता है। What was your strategy for Indian heritage? इंडियन हेरिटेज और कल्चर और इन सब टॉपिक्स को मैंने नितिन सिंघानिया के नोट्स से कवर किया है। उनके नोट्स फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में और मैं यही स्ट्रैटेजी आपको कहूँगा कि उनकी बुक और उनके नोट्स को फॉलो करें क्योंकि उन्होंने वंडरफुली विद पिक्चर्स हमारे कल्चर को, आर्ट को, डांस को, ड्रामा को, ऑल टॉपिक्स को समझाया विद पिक्चर्स। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ पाएंगे आसानी से, तो आप याद भी कर पाएंगे आसानी से। What was your strategy for world history? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी। एनसीईआरटीज़ के अलावा मैंने एक बुक पढ़ी थी नॉर्मन लॉफ की। इन दोनों से मैंने कंबाइन करके अपने खुद के नोट्स बनाए थे और वो नोट्स में मैंने कोशिश ये की थी कि हर टॉपिक को समराइज़ किया जा सके अच्छे से ताकि हर टॉपिक के एक बुलेट पॉइंट्स मेरे पास हमेशा रहें कि इसके अंदर ये हुआ था, तब ये हुआ था और इन दोनों में कनेक्शन क्या था। इवेंट्स में कनेक्शन भी याद रखिए और इवेंट्स कब हुए थे ये भी याद रखिए, तभी आप बेटर स्कोर पाएंगे पेपर में। What strategy should you adopt for GS Paper 2? जीएस पेपर 2 में हमारे पास कुछ सेक्शन रहेगा पॉलिटी का, कुछ सेक्शन रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और कुछ सेक्शन रहेगा हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो जहाँ तक पॉलिटी का सवाल है वहाँ तो मैं यही कहूँगा बच्चों को कि वो लक्ष्मीकांत का सोर्स पढ़ ही रहे हैं प्री के लिए, लक्ष्मीकांत ही पढ़िए। लक्ष्मीकांत से अच्छे से अपना बेस बना लीजिए, आपको फिर दिक्कत कम होगी इस सेक्शन को हैंडल करने में। जहाँ तक इसके करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको भी साथ के साथ देखिए कि न्यूज़पेपर से लिंकअप करिए। जैसे ही आप कोई चीज़ स्टैटिक पोर्शन थ्योरी में पढ़ते हैं वैसे ही उसको लिंकअप करने की कोशिश करिए वो न्यूज़पेपर्स में कैसे चल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखेगी आप जो पढ़ रहे हैं। एक तो ये सेक्शन हो गया, उसके अलावा ये सेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि उसमें जो टॉपिक्स हैं गवर्नेंस के, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के और या अकाउंटेबिलिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, इन सबको मैं यही कहूँगा कि आप खुद ही तैयार करने की कोशिश करिए। इनको गूगल अप करिए, इनको इंटरनेट के थ्रू प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कोई और बेसिक मटेरियल चाहिए तो आप सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है उनकी एक रिपोर्ट, और वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस रिपोर्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स का पार्ट है। और क्योंकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो आपको एक ऑफिशियल एंगल भी दिखेगा उनकी और आपको ऑफिशियल स्कीम्स, इंटरवेंशंस भी पता चलेंगी। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प महसूस होगी इस सेक्शन को हैंडल करने के लिए। जहाँ तक बचा इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक, आप उसको न्यूज़पेपर से ही हैंडल करने की कोशिश करिएगा, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करने की कोशिश करिए, उसमें हर रोज़ वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चंस और करंट इवेंट्स कवर अप होंगे। उसको समझिए, उसका बैकग्राउंड लीजिए। अगर आपको किसी इशू के बारे में नहीं पता है, गूगल अप करें और विकीपीडिया पे उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। जब आपको एक चीज़ का बैकग्राउंड पता चल जाएगा, आप उस चीज़ को ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाएंगे और हैंडल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। How did you prepare the social justice topics? सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और ये सारे टॉपिक्स वैसे तो आपको सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के अंदर भी बहुत सारे एंगल दिखेंगे, बट अगर आप इसके अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन कवर करना चाहेंगे तो आप खुद ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बुक्स हैं वहाँ पे कवर कर सकते हैं। बट मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि उन बुक्स के पीछे भागने की बजाय, क्योंकि वो बुक्स थोड़ी आउटडेटेड रहती हैं, तो आप करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से एक तो न्यूज़पेपर से पढ़ें और दूसरा गूगल अप करें और इंटरनेट का यूज़ करें, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है इसके बारे में। What strategy should one adopt for General Studies Paper 3? पेपर 3 के जो कॉम्पोनेंट्स रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहेगा और फूड प्रोसेसिंग और कुछ छोटे छोटे और सेक्टर्स हैं। तो पहली बात, जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, मैंने कोई बेसिक मटेरियल फॉलो नहीं किया। इकोनॉमिक्स की मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि मैं न्यूज़पेपर खुद ही पढ़ता था और जो जो टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं आती थी, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, मैं उन्हें अंडरलाइन करता था और उनका मीनिंग चेकअप करता था इकोनॉमिक्स डिक्शनरी में। खुद ही मैंने उस चीज़ के बहुत अच्छे से सिंपल नोट्स बना लिए थे। इसके अलावा मैंने मृणाल के वीडियोस भी फॉलो किए थे इकोनॉमिक्स पे, उन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं मृणाल ने, और उनकी वेबसाइट पे वो फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब पे उन्होंने अपना एक चैनल भी चला रखा है इस चीज़ के लिए। तो बच्चों के लिए मेरी हिदायत ये भी होगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुद से हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो में आपको डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के लिंक मिलेंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर के कुछ सेक्शन है
मोस्टली एग्रीकल्चर के सेक्शन आप ज्योग्राफी में ही कवर अप कर जाएंगे, तो एक्स्ट्रा बुक मत फॉलो करिए इसके लिए। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ जब आप पढ़ेंगे 9th और 10th की, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर का सेक्शन और डोमेन भी कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा और एग्रीकल्चर के लिए मत कवर कीजिए। जहाँ तक रहा छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, पीडीएस एंड ऑल, इनके लिए मेरी ये हिदायत होगी कि आप जाके इन मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे पढ़िए। जैसे कि पीडीएस के लिए मैंने पीडीएस की वेबसाइट पे ही जाके पढ़ा था, वैसे ही एफसीआई की वेबसाइट पे जाके, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके मैंने पढ़ा था। तो इनके वेबसाइट पे खुद ही पहले ही इन्होंने एक पीडीएफ बना रखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपको खूब अच्छी तरह से एनालिसिस मिल जाएगा कि एफसीआई क्या है, पीडीएस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, कैसे वो चीज़ लिंक्ड अप है करंट अफेयर से। आपको अच्छे से एनालिसिस मिल जाएगा इस टॉपिक्स पे। इसके अलावा थर्ड पेपर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी सेक्शन है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने सिंपल एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। सेकेंड ARC की रिपोर्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, मैंने वो रिकमेंडेशंस नोट डाउन कर ली थी। वो जनरल रिकमेंडेशन है और किसी भी डिज़ास्टर के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अर्थक्वेक का क्वेश्चन होता था, लैंडस्लाइड्स का क्वेश्चन होता था, सुनामीज़ का क्वेश्चन होता था, या वल्केनो या किसी और चीज़ का क्वेश्चन होता था, तो मैं वही स्ट्रैटेजी जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन में मेंशन थी, वही स्ट्रैटेजी के साथ उस आंसर को लिख देता था, क्योंकि वो एक जनरल ढांचा उसमें बता रखा है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को अगर आप करना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं, तो एक TMH की बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी पे, उसके अंदर टॉपिक्स की अच्छी से डिस्कशन की हुई है, आप उसको पढ़ें। आपको उसके अंदर सारे एनालिटिकल व्यू पॉइंट्स पता चल जाएंगे। अगेन मैं ये कहूँगा, किसी भी किताब को पेज बाय पेज मत फॉलो करिए, टॉपिक बाय टॉपिक फॉलो करिए। टॉपिक को समराइज़ कीजिए और टॉपिक को ब्रेक डाउन कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। तो यही स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा बच्चों को GS पेपर 3 के लिए फॉलो करने के लिए। इन्वायरमेंट के लिए मैंने पहले ही GK टुडे प्री के लिए कवर की थी, वही चीज़ को ही मेंस के लिए यूटिलाइज़ की थी। और ये भी बताने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर नहीं दिखेंगे। तो जो GK टुडे में आप मटेरियल पढ़ेंगे, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को हैंडल करने के लिए और मेंस व्यू पॉइंट को आंसर करने के लिए। What strategy should one adopt for GS paper 4? GS पेपर 4 एथिक्स का थोड़ा एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी बुक से आपको कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला, किसी कोचिंग क्लास से आपको मटेरियल नहीं मिलने वाला है। खुद ही सोचिए हर टॉपिक पे। एक काम आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है, सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज़, कोई टॉपिक हो उसकी परिभाषा तैयार कर लो, अच्छे से उस टॉपिक को पहले समझ लो। अगर आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी तो आप उसमें आंसर लिख सकते हो। उसके अलावा मैंने कोशिश ये की थी कि जहाँ हो सके आंसर में पर्सनल एनेक्डोट्स दूँ, पर्सनल एग्जांपल दूँ। और उसके अलावा मैंने ये भी कोशिश की थी कि लैक ऑफ एथिक्स और वैल्यूज़ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं हमेशा याद रखता था कि जैसे हमारे पास 2G स्कैम था, करप्शन का स्कैम हुए, कोल ब्लॉक के स्कैम हुए, CWC के स्कैम हुए, मैं इन फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स को कोट करता था बताने के लिए कि ये शो करते हैं लैक ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एरा। और इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह कर पाएंगे कि आप बता पा रहे हैं टीचर को प्रैक्टिकली कि देखिए जी, इन स्कैम्स के कारण या इन इश्यूज़ के कारण हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ एथिक्स एग्जिस्ट करता है पब्लिक स्पेस में और इन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। तो पर्सनल एग्जांपल दीजिए और ऐसे एग्जांपल दीजिए जिससे टीचर रिलेट कर पाए, ताकि आप बेटर स्कोर कर पाएँ इस एरिया में। किसी बुक, किसी किताब, किसी मटेरियल को मत फॉलो कीजिए इसमें, बिकॉज़ वो सब ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन से लिखी हुई हैं। ये क्वेश्चन पेपर बहुत करंट रहने वाला है और आपको करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। What aspect should one highlight while writing the answers in the IAS mains exam, since number of questions has now increased? जो एस्पेक्ट आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्लियर कट दिखनी चाहिए बच्चे टीचर को, ताकि आपकी एवैल्यूएशन में आपको अच्छे मार्क्स मिलें। जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कवर हो, पहले उस क्वेश्चन का वाई एस्पेक्ट बताएं कि वो चीज़ हो क्यों रही है, फिर उस चीज़ की परिभाषा पे जाएं, उस चीज़ के प्रोज और कॉन्स बताएं, फिर उस प्रोज एंड कॉन्स के बाद ये बताएं कि भाई सरकार ने इस तरफ क्या किया है और क्या मेजर्स लिए हैं, और अंत में ये बताएं कि क्या आप रिकमेंडेशन या सुझाव देते हैं इस चीज़ को सुलझाने के लिए। ये सारे स्टेप आपके आंसर में दिखने चाहिए अगर आपको एक क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लेने हैं। चाहे वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, चाहे सोशियोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, या किसी और एरिया का क्वेश्चन हो, आप इन सभी एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना अपने आंसर में। इससे क्या होगा कि आप सभी एंगल्स कवर कर लेंगे,
दूसरा, आपका रिस्पॉन्स टाइम पर क्वेश्चन कम हो जाएगा तो आप पूरा पेपर कवर कर पाएंगे। तीसरा, चेकिंग वाले टीचर के लिए भी बहुत क्लियर है कि ये बच्चा किस स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन, और उसको भी पता है कि ये सारे डायमेंशंस कवर कर देता है क्वेश्चन के अंदर, तो जो आपको मार्क्स बेटर दिलाएंगे। How does answer writing practice help in IAS mains exam? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि मैंने ऑफ़न देखा है कि बच्चे हमेशा पढ़ने की ओर ध्यान देते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की ओर ध्यान देते हैं, पर हम मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की जगह इन्फॉर्मेशन रिटेंशन और इन्फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस शिफ्ट की ज़रूरत है, और इसी तरफ आंसर राइटिंग का डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट ईयर्स पेपर्स लीजिए, मेंस पेपर्स देखिए, खुद अपने आंसर्स फ्रेम कीजिए। आंसर्स फ्रेम करके एक छोटे से ग्रुप में 2-3 लोगों के अच्छे नॉलेजेबल ग्रुप में डिस्कस करें कि आप क्या इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, और फिर उसे जॉइंटली समराइज़ करें कि अब इस क्वेश्चन में हम फाइनली लिखेंगे क्या। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार करिए, आंसर्स फ्रेम करिए, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए। How did you maintain balance between the various papers of general studies? जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के लिए अगेन मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी चीज़ वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। आप पेपर 1 तैयार कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, तो पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशन तैयार हो रहा है। पेपर 1 का सोशियोलॉजी तैयार कर रहे हैं, तो पेपर 2 का पॉलिटी साथ के साथ तैयार हो रहा है। तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, बच्चों को ये इंटरकनेक्शंस देखने की ज़रूरत है। साथ के साथ ये भी याद रखिए कि कुछ पेपर्स में हम बहुत कम मेहनत के साथ बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं, जैसे कि पेपर 4 में आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल एग्जांपल्स दीजिए, पर्सनल आंसर्स लिखिए, और बहुत सिंपल भाषा में आंसर्स लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई किताबी भाषा मत लिखिए, कहीं से रट रटा के आंसर्स मत लिखिए, उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो बैलेंस करने का यही तरीका होगा कि एफ़र्ट वहाँ डालें जहाँ आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा आउटपुट वहाँ नहीं मिलने वाला जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा स्टैटिक पेपर्स हैं, वहाँ से सवाल कम आते हैं और आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ओवरऑल यही ध्यान रखें कि पेपर 4 पे इंपॉर्टेंस दें और फोकस दें, उसके आंसर्स को चेक करवाएं, इवैल्यूएट करवाएं। पेपर 1 एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सेक्शन इसलिए है क्योंकि उसमें सारी स्टैटिक थ्योरीज़ वगैरह सब कुछ, स्टैटिक पोर्शन बहुत हेवीली कंसंट्रेटेड है उसमें, तो वहाँ पे आपको मेमोराइज़ेशन की काफ़ी हेवी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको एक लंबे अवधि के ऊपर तैयार कीजिए, और पेपर 4 और पेपर 2 और 3 को आप शॉर्टर ड्यूरेशन में भी तैयार कर सकते हैं। तो यही मेरा बैलेंसिंग स्ट्रेटजी रहेगी।